हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। तो क्या आप तैयार हैं इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे जिनसे हमें आइडिया लगे कि न्यूज़ कहाँ चल रही है, किस एरियाज़ पे हमें फोकस करना है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक सवाल बताइए आप मुझे, डू यू नो अबाउट मास्को पिरो? क्या है ये मास्को पिरो? सो दीज आर ट्राइब्स एंड आर कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, जिनका कहीं से अता पता नहीं है। हम इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया में ऐसी ट्राइब्स हैं, इंडियन ट्राइब्स विच हैव नॉट बीन कॉन्टेक्टेड, ठीक है। लेकिन अंडमान निकोबार की ट्राइब से आगे हटते हुए एक ऐसी ट्राइब है जिसको कहा जाता है कि बहुत बड़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर इन दिस ट्राइब हु हैव नॉट बीन कॉन्टेक्टेड। तो ये कहाँ पर है? नाइगर के डेल्टा में, अमेजोन के रीजन में, सहारा के डेजर्ट में, गोबी के डेजर्ट में। तो ऑब्वियसली अनकॉन्टेक्टेड जब कोई पॉपुलेशन होती है ट्राइबल ग्रुप्स की, तो या तो वो किसी आइलैंड पे होंगे या किसी जंगल पे होंगे। आपको मुझे बताना है से किस में से इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। Second question is, consider the following statements regarding the Pacific Island Forum. The Pacific Island Forum is the premier political and economic policy organization of the Pacific region. The forum's membership includes only sovereign countries. India is a dialogue partner of Pacific Island Forums. Just to give you an example, एक था, अभी भी होता है, फोरम FIPIC जिसे हम कहते हैं, फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पर भारत बहुत सारा निवेश करना चाहता है, जहाँ भारत अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ बनाना चाहता है, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। पैसिफिक आइलैंड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये है क्या। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3 या 1 and 3। आपको इसका आंसर देना है कि क्या ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसिफिक रीजन है, क्या केवल सॉवरेन कंट्रीज तक फॉलो अप होती है, क्या भारत एक डायलॉग पार्टनर है या नहीं। यहाँ आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं क्या है पैसिफिक आइलैंड फोरम। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात यह है कि कब बना, तो 1971 में जब ये शुरू में बन के खड़ा हुआ, तो मुख्य रूप से क्या करता है ये एक इन सब की छोटे छोटे आइलैंड्स, कई सारे से मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती हो गई, वनातू हो गया और कुक आइलैंड्स हो गए, इन आइलैंड्स से मिल के एक फोरम बनाया कि हम छोटे मोटे आइलैंड से हम साथ आते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी आवाज़ मजबूत होगी। तो 18 मेंबर का एक ग्रुप है ये, जिसे हम कहते हैं पैसिफिक आइलैंड फोरम, और ये एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल ग्रुप है। इसमें सिर्फ सॉवरेन स्टेट्स ही नहीं, कुछ नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ भी है, जैसे न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया, जो कि सॉवरेन कंट्रीज़ नहीं हैं लेकिन फिर भी ये मेंबर हैं PIF की। तो जैसे ये PIF के मेंबर बनी तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट करने के बाद हम पहुंचते हैं 1 and 3 या 1 ओनली पर। अब तीसरा स्टेटमेंट है, इज इंडिया डायलॉग पार्टनर? सो इंडिया इज अ डायलॉग पार्टनर। इनके जो मेजर डायलॉग पार्टनर्स हैं उनमें आपके जो दुनिया की मेजर कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, कनाडा, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, सारे के सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं। और चाइना ने तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैठ बना ली है। अगर आप पलाऊ की बात करो, पलाऊ के रीजन में उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। वनातू की बात करो, यहाँ वो बहुत मात्रा में है। तुवालू में बहुत सारे जो चाइनीज़ सिटीजन हैं उन्होंने अपना घर बना लिया है। तो इसीलिए भारत पैसिफिक आइलैंड्स के कुछ देशों के साथ संबंध ज़्यादा पुश कर रहा है जहाँ भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल फिजी। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ अपनी आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने के चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाता हूँ, ये जो रीजन है ना, यहाँ इस रीजन में आइलैंड्स पड़े हुए हैं सारे के सारे, और यहीं पर आपके पैसिफिक फोरम की जो आइलैंड कंट्रीज इस रीजन में पड़ती है, जहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत सारे, और चाइना यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो जो इसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बनाता है कि भारत को यहाँ पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो आंसर इज 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हमने समझ लिया। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। हमने PIF के बारे में जाना। दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था माशो पिरू के बारे में। तो माशो पिरू दुनिया की सबसे बड़ी संख्या की अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। ये लगभग दुनिया की 100 ऐसी ट्राइब्स हैं जिन तक अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है, जिनको दूर रखा जाता है इंसानी सभ्यता से, उनमें से एक है, और जिनमें सर्वाधिक कहा जाता है लोग भी हैं। तो इसकी कुछ रेयर पिक्चर्स सामने आई हैं।
750 लोग शायद अभी तक कहा जाता है इसकी पॉपुलेशन में है इस ट्राइब के, और ये इस वजह से सबसे बड़ी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब बन जाती है। खास बात यह है, माचू पिरू के नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका नाम याद करने का तरीका है, माचू पिचू नाम का एक माउंटेन भी है पेरू में, और ये भी पाए जाते हैं पेरू के आसपास। तो पेरू में ये बेचारे कहाँ रहते हैं, तो पेरू के आसपास जो अमेजोन के फॉरेस्ट हैं उनमें ये बसते हैं। अब आपके मन में पहला सवाल होगा कि भाई पेरू के आसपास अमेजोन फॉरेस्ट क्या आएंगे, अमेजोन फॉरेस्ट तो ब्राज़ील में होंगे, कोलंबिया में होंगे, यहाँ क्या वजह है इसकी। तो अमेजोन जंगल बहुत बड़े रीजन में फैले हुए हैं, जिनमें ये पेरू का हिस्सा जो है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये माद्रे दे दियोस रीजन जो है वो पेरू, ब्राज़ील और बोलिविया के आसपास जो इलाका है वहाँ के आसपास ये पाए जाते हैं। और एक रिवर भी बहती है, माद्रे दे दियोस रिवर। ये देखिए यहाँ पर माद्रे दे रिवर है, और इसी रीजन के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो रीजन जहाँ पर पाए जाते हैं माचू पिरू ट्राइब के लोग। तो पेरू की पहले लोकेशन देखें, इससे पहले ये जानते हैं गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई इनसे कांटेक्ट नहीं होगा, और क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि मान लो जो ना ट्राइब्स बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेड है, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब के साथ खास बात ये होती है उन्हें कोई डिजीज़ अभी तक संपर्क में नहीं आती, उनकी बॉडी ने वैसी इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं की होती। तो अगर उनको कोई बीमारियाँ आ जाती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या किसी तरह फैल जाती है, तो वो फिर से लड़ने की क्षमता नहीं रखता उनका शरीर, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। यहाँ पर एक टेरिटोरियल रिजर्व बनाया गया है, माद्रे दे दियोस टेरिटोरियल रिजर्व। तो माद्रे दे दियोस टेरिटोरियल रिजर्व कहाँ पर, इस रीजन में है जो पेरू, बोलिविया और ब्राज़ील के बॉर्डर के आसपास जो अमेजोन के जंगल है वहाँ पर। और ये रहा, यहाँ पर एक माद्रे दे दियोस रिवर भी बहती है। ये एक रिजर्व है, लेकिन इनमें से कई हिस्से ऐसे जो ट्रेडिशनल लैंड के हैं जिसकी बाउंड्री से बाहर रहते हैं, इसलिए मुद्दा यह है कि शायद यहाँ समस्या बढ़ सकती है। तो माचू पिरू की बात हुई, यहीं पर है माचू पिचू के माउंटेन्स। कहाँ पर है माचू पिचू, इट्स इन पेरू। पेरू में स्पेसिफिकली आपको नाम पता ही होगा लीमा का, जहाँ लीमा की टॉक्स हुई थी, इसलिए रीजन यहाँ पर एंडेस माउंटेन्स भी है। तो पेरू की लोकेशन ज़रा जान लीजिए कहाँ पर है। ये रहा पेरू। पेरू के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील ये रहा, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, ये है बोलिविया, ठीक। आपको इसके आसपास और कोलंबिया भी देखने को मिलेगी, और वेनेजुला, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये है आपका असल में अमेजोन फॉरेस्ट का रीजन। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट ये पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट है। तो ये अमेजोन रिवर यहाँ बहती है। तो यहाँ आपको पेरू दिख रहा है, ये ऊपर कोलंबिया का रीजन आ गया, बोलिविया, ब्राज़ील। तो इस पूरे रीजन में ये जंगल फैला हुआ है। तो यहाँ के एरिया में आपको देखने को मिलती है माचू पिरू की ट्राइब। पेरू असल में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। नीचे यहाँ चिली फिर आपका आ जाता है, नीचे की साइड चिली का तो आपको पता ही है, ये रीजन चिली का है, ठीक है। यहीं आसपास आपको ग्वाटेमाला और इक्वाडोर भी देखने को मिलते हैं। ये अगर मैं आपको बोलूँ तो ये मान लो क्या है, ये ऊपर वाला दिस इज़ इक्वाडोर, ठीक है। दिस इज़ बोलिविया, दिस इज़ ब्राज़ील, और ये नीचे जो मिर्ची की तरह दिख रहा है ये है चिले, या चिले भी इसे कहते हैं, ये वो कंट्री है। तो ये मेजरली जो एरिया है ये कहलाता है, इनमें से मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो सारे पैसिफिक अलायंस के मेंबर्स हैं, ना कि मर्कोसुर के। यहाँ दो इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप्स हैं, पैसिफिक अलायंस और मर्कोसुर, जिसमें उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना आर पार्ट ऑफ मर्कोसुर। दो ट्रेडिंग ग्रुप हैं, मर्कोसुर और पैसिफिक अलायंस, जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर। तो मर्कोसुर जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर चार आप कह लो, उरुग्वे प्लस पैराग्वे प्लस अर्जेंटीना प्लस ब्राज़ील इसका पार्ट है। बाकी आपके पेरू की बात कर लो, चिले की बात कर लो, ये पार्ट है किसका, तो ये है पैसिफिक अलायंस के पार्ट, ठीक है। हमें जाना रेन फॉरेस्ट अमेजोन का कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ के बारे में। और इतना ही नहीं, हमने ये भी जाना कि भाई यहाँ पर कौन कौन से रीजन है। एक बार ना ये भी देख लेते हैं कि जब इतना कर ही रहे हैं तो पूरा रीजन क्या करें, डिस्कस कर लें एक बार, कहाँ इस पूरे कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो देखिए, सबसे आसान पहचान है ब्राज़ील को और अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पर इसके साइड में है चिले, ठीक है। पैराग्वे और उरुग्वे दो आपकी कंट्रीज़ आ गई। तो अगर आपको इसको सिंपली याद रखना है तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा इट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील के ठीक ऊपर जो है फ्रेंच गिनी, फ्रेंच गिनी के बाद सरीनाम, गयाना वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो खेलती है उसका एक पार्ट है गयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, और फिर आपका यहाँ पर आता है पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और नीचे आपका चिले। तो ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। इसकी सारी कंट्रीज़ को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्रेंच गिनी, गयाना, बोलिविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ये इस रीजन की कंट्रीज़ हैं। ज़्यादा कंट्रीज़ है भी नहीं, डिफाइन करना बहुत ईजिली आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर है फॉकलैंड आइलैंड, जहाँ पर जंग हुई थी जिसके लिए अर्जेंटीना और यूके के बीच में।
लगातार चाइना अपनी प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ा रहा है, ठीक है। ऊपर कैरेबियन सी है, ये भी हमें पता ही है, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स भी है, ये रीजन है। इसके इधर आपका सेंट्रल अमेरिका है और यहाँ ऊपर नॉर्थ अमेरिका का रीजन आता है। तो ये हमने समझा इस ज्योग्राफी को। अब पेरू इक्वेडर कोलंबिया के बीच में है, चिली पैसिफिक के बीच में है, ब्राज़ील और पैसिफिक ओशन के पास बाउंड्री है, एंडिस माउंटेन यहाँ से गुजरते हैं, अमेजॉन यहाँ से बहती है ईस्टर्न पार्ट से, और मेजरली मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फिशिंग के सेक्टर में ये देश इन्वॉल्व रहता है। यहाँ टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे सेक्टर हैं जो अब बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए पेरू के बारे में। अब बात करते हैं एक नई चीज़ के बारे में जो हुई है यूक्रेन में। यूक्रेन के बारे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर सेफ्टी। उनका कहना है कि ज़ैपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और वहाँ जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है, इससे न्यूक्लियर सेफ्टी हैम्पर हो सकती है दुनिया की, और लगभग 50 देशों ने इसको सपोर्ट किया है। तो सवाल ये है कहाँ पास हुआ है? जनरल असेंबली में। तो जब जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो क्या वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग होता है? नहीं, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली से पास हो रहा है वो बाइंडिंग नहीं होता है। आपको बाइंडिंग चीज़ें करने के लिए उसको सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराना पड़ेगा, जो कभी पास हो नहीं पाएगा क्योंकि रशिया वहाँ बैठा है और वो चीज़ों पे लगा देगा वीटो, या फिर चाइना लगा देगा वहाँ पर वीटो। तो अभी जो कंसर्न्स ये किए गए हैं कि IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसने कहा है कि न्यूक्लियर सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया और यूरोप के टॉप 10 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें से एक ज़ैपोरिज़िया है, और यहाँ पर रशिया के कंट्रोल में है 2022 से ये, जहाँ पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। लेकिन यहाँ कहा यह जा रहा है कि शायद लीकेज हो, यहाँ के आसपास शेलिंग हो रही है, बॉम्ब गिर रहे हैं, तो अगर अचानक से यहाँ कोई ब्लास्ट होता है तो फिर कोई बचाने वाला बचेगा नहीं, और ये बहुत बड़ी खतरनाक न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए और यूरोप के लिए भी। तो ज़ैपोरिज़िया कहाँ पर है? यूक्रेन में है। कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ पर आप देखो तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर मेजरली ज़ैपोरिज़िया का रीजन है, ये है साउथ यूक्रेन NPP न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्लेमेनिट्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। याद रखिए यूक्रेन यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्री है ये, और पहले ये USSR का पार्ट था। यहाँ तक कि USSR के न्यूक्लियर वेपन्स भी यहाँ लगे होते थे। जब USSR का विघटन होता है, यूक्रेन फॉर्म होता है, तो ये अपने वेपन्स जो USSR को वापस कर देते हैं। लेकिन यहाँ बहुत मात्रा में अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और ख़ासतौर पे जो एक चेर्नोबिल का बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो भी यूक्रेन में ही हुआ था, जिसके लिए पहले पूरी इतिहास को पता है कि हाँ ये हुआ था। ये यूक्रेन है, इधर बेलारूस है, यहाँ पर रशिया है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये क्रीमिया का रीजन है, जिसको कि रशिया ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था। इस रीजन की मैं बात करूं तो डोनास्क और लोहांस्क का रीजन यहाँ पर है, ठीक है। इधर कीव का रीजन पड़ता है जो उनकी राजधानी है। तो ये जो यूक्रेन की बेसिक ज्योग्राफी है ये आपको पता होना ही चाहिए। नीचे इसके ब्लैक सी है, सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी, ठीक है, कर्च स्ट्रेट, ये सब आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोकेशन यहाँ पर है। इस मैप में आप देख ही रहे हैं। तो यूक्रेन को हमें ढंग से ज़रूर करना है। अगला आर्टिकल बात करता है मैकेंजी रिवर के बारे में। मैकेंजी रिवर असल में कनाडा में बहने वाली एक रिवर है जो अपने हिस्टोरिक लो लेवल पे जा चुकी है। बहुत कम पानी वहाँ बह रहा है और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो परेशान हो चुकी हैं। तो मैकेंजी रिवर कहाँ पर है? तो मैकेंजी रिवर असल में ब्यूफोर्ट सी तक जाती है, और ये जो वहाँ का ग्रेट स्लेव लेक है उससे भी जुड़ी हुई। देखिए ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है? कनाडा में यहाँ पर है, और यहाँ से मैकेंजी रिवर जाती है, ब्यूफोर्ट सी तक जाती है। यहाँ के आसपास जो इंपॉर्टेंट जैसे ग्रेट बेयर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, ठीक है, हे रिवर है, आर्कटिक रेड की बात कर लो या फिर ब्यूफोर्ट सी की बात कर लो, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, तो स्लेव लेक के बारे में आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, शायद अफ्रीका में होगा या USA में होगा, पर असल में कनाडा में है। ब्यूफोर्ट तो चलो हम सब पढ़ते हैं, इस पार्ट इट्स नियर कनाडा इटसेल्फ। और ये रिवर किसकी बात कर रहा हूँ? मैकेंजी, जो बहुत लो लेवल पे बह रही है। इट्स बिग कंसर्न। चलो इतना हमने समझा, मैकेंजी, ब्यूफोर्ट और ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, तो ये ऑल पार्ट ऑफ कनाडा। हम ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री के बीच में है, जैसे यूरोन की हम बात कर लें तो वो तो अलग ही कहानी है। यहाँ पर हम ग्रेट बेयर और ग्रेट स्लेव लेक और मैकेंजी रिवर के बारे में जान रहे हैं जो कनाडा में सिचुएटेड है। तो यहाँ से आपको दिखे कि ये ग्रेट स्लेव लेक से ब्यूफोर्ट सी तक जाती है। ये रीजन है जो कनाडा से होके ये रीजन पूरा का पूरा रिवर गुजरता है यहाँ से, ठीक। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, भारत की जन औषधि केंद्र। आपको पता होगा जहाँ पर जेनरिक मेडिसिन मिलती है, सस्ती होती है, उसका पहला ओवरसीज ऑफिस खोला है। कहाँ? तो मॉरिशस में। मॉरिशस कहाँ है? अफ्रीका में, इंडियन ओशन के रीजन में है। यहाँ ये जन औषधि केंद्र खोला गया भारत और मॉरिशस के हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को दर्शाते हुए।
ये जन औषधि केंद्र खोलने का मतलब है कि अब जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो मॉरिशस के लोगों को भी मिल पाएगी। मॉरिशस भारत के लिए बहुत रेलिवेंट है क्योंकि मॉरिशस की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है, यहाँ तक कि जो उनके हेड ऑफ द स्टेट है वो भी भारतीय मूल के हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा से एक बड़ा तबका जो यहाँ पर काम करने गया था वो वहीं बस गया और आज उनके ही वंशज यहाँ पर रहते हैं। और भारत मॉरिशस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है। और इसीलिए भारत का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है? मॉरिशस में। ये मौका है जब हम जाने कहाँ लोकेटेड है मॉरिशस। तो असल में मॉरिशस के पास अगलेगा आइलैंड है जहाँ पर भारत ने ऑलरेडी एयर स्ट्रिप डेवलप किया है और एक जेटी की भी शुरुआत की है, जहाँ से भारत चाहे तो मेडागास्कर का जो चैनल है इसके ऊपर पूरा का पूरा नज़र रख सकता है। केप ऑफ गुड होप नीचे जाता है अफ्रीका के नीचे, तो वहाँ जो भी घटित होगा उसके बारे में भारत आसानी से नज़र रख पाएगा। तो अगलेगा आइलैंड जो मॉरिशस का ही पार्ट है, यहाँ ऑलरेडी भारत अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसके आसपास कोमोरोज आइलैंड है जहाँ फ्रेंच कंट्रोल एक तरह से, तो भारत यहाँ भी अपनी पैठ बढ़ा रहा है। भारत ने हालांकि कोशिश ये की थी कि सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड में भारत की एक मिलिट्री बेस बन जाए, लेकिन एजम्पशन आइलैंड में वो हो नहीं सका क्योंकि सेशल्स में सरकार बदल गई और फिर कहा यह जाने लग गया कि भारत अगर वहाँ कोई एक्टिविटीज़ करता है उस आइलैंड पे, एजम्पशन आइलैंड के ऊपर, तो उसकी बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकती है। इसलिए भारत को वहाँ पैर पीछे खींचने पड़ गए। लेकिन अब भारत अगलेगा आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पुश कर रहा है। तो कोमोरोस, अगलेगा और तीसरा जो एजम्पशन आइलैंड है, 3 मेन फोकस थे इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशन के इस रीजन में, अफ्रीका के करीब, जहां इंडिया अपने आप को पुश कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर आप देखो इस रीजन में तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं और जो ऑफशोर लोकेशंस हैं जहां चाइना अपनी आप को स्ट्रांगली पुश कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की, जिसके लिए आपको पोर्ट ऑफ दोरेला, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बन टोटा पोर्ट इन श्रीलंका, खाओपियो पोर्ट इन म्यांमार, तो ये पूरा सर्कल आपको दिख रहा है भारत के आसपास बनता हुआ। तो इसके खिलाफ कहा जाता है भारत एक आयरन कर्टन बना रहा है या फिर एक गार्लैंड ऑफ डायमंड भी कहते हैं। तो अगर आप ये फिर डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी भी से कहते हैं कि भारत भी कोमोरोस में, एजम्पशन आइलैंड में, सेशल्स के यहाँ, सेशल में ही एजम्पशन आइलैंड, यहाँ आपका अगलेगा आइलैंड में और अपने मिनिको आइलैंड में और अंडमान निकोबार में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो यहाँ से वो उसको घेरने की अलग तैयारी कर रहा है ताकि जो आइलैंड भारत को घेरे हुए हैं, यहाँ सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में यहाँ डेवलप कर रहा है, फिर चांगे पोर्ट सिंगापुर में वहाँ डेवलप कर रहा है। तो भारत भी इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर एक और स्ट्रिंग बना रहा है ताकि चाइना अगर अपनी इंडिपेंडेंस और जो अपनी स्ट्रेंथ है यहाँ शो करता है भारत के खिलाफ, तो भारत भी उनको रोक सके। तो याद रखिए मॉरिशस क्यों रेलेवेंट है। जन औषधि केंद्र यूं ही नहीं खोला गया, भारत के साथ हेल्थ पार्टनरशिप है। मॉरिशस कहाँ लोकेटेड है, तो ये जो टुकड़ा आपको दिखता है ना, टूटा हुआ टुकड़ा, ये असल में मेडागास्कर है। यहाँ पर सामने मोज़ेम्बिक है, इसके सामने ही रीजन है मॉरिशस का, जहाँ ऊपर है अगलेगा आइलैंड और मेडागास्कर के ठीक ऊपर एजम्पशन आइलैंड है। इसके यहाँ जो ये सेशल्स का पार्ट है, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमोरोस, सेशल्स, एजम्पशन आइलैंड और अगलेगा आइलैंड। अगलेगा आइलैंड इज पार्ट ऑफ मॉरिशस, एजम्पशन आइलैंड पार्ट ऑफ सेशल्स और कोमोरोस असल में फ्रेंच टेरिटरी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर क्यों इसकी रेलेवेंट है। अब एक और आइलैंड की बात करते हैं जिसका नाम है फाइलाका आइलैंड। फाइलाका आइलैंड कहाँ पर है, तो फाइलाका आइलैंड असल में कुवैत में है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बोला है कि उनको एक बहुत बड़ा ऑयल का डिस्कवरी हुआ है अल नोकाथा फील्ड में, जो कि फाइलाका आइलैंड के करीब है। यहाँ पर 3.2 बिलियन बैरल्स मिलने की संभावना है और ये रिजर्व पूरे कुवैत की जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको 3 साल तक ले जा सकते हैं, इतना इसमें प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये कहाँ पर है फाइलाका आइलैंड, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पर्शियन गल्फ और ईरान के बीच में बसा हुआ। कहाँ पर ज़रा देखते हैं, यहाँ पर है आपका फाइलाका आइलैंड। फाइलाका आइलैंड ये कुवैत है, इधर आपका इराक है, फिर यहाँ ईरान है, पर्शियन गल्फ में ही स्थित है ये। तो फाइलाका आइलैंड आपसे पूछे तो कहाँ पर है, तो ये इट्स पार्ट ऑफ कुवैत। कुवैत में ही मिला है, पर्शियन गल्फ में ही है और यहाँ बहुत सारा आपको ऑयल रिजर्व मिला है, जिसको लेकर काफ़ी उत्साहित है कुवैत के, उनको और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने का मौका यहाँ मिलने की पूरी संभावना है। तो फाइलाका आइलैंड कहाँ पर है ये भी आपको याद होना ही चाहिए। तो कुवैत की खास बात यह है, कुवैत के साथ हमारा एक पुराना सिविलाइजेशनल रिश्ता रहा है। अगर हम कहें तो मेसोपोटामियन स्टाइल आर्किटेक्चर की बात करें, इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं, हमारे साथ एक सिविलाइजेशनल रिलेशन का रहा है। और जो एक पुरानी जो दुनिया की सभ्यताएँ हैं वो भी हम इनके साथ रहे हैं। सुमेरियन सिटी स्टेट ऑफ उर जो था वो यहीं पर है, मेसोपोटामिया का रीजन यहाँ था। दिलमन सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ स्टैब्लिश किया करती थी और दिलमन सिविलाइजेशन 4000 BC तक थी। तो दिलमन सिविलाइजेशन कहाँ पर थी, इट वॉज इन कुवैत। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेस कहाँ पर है, फाइलाका आइलैंड कहाँ पर है, तो वो
पर्शियन गल्फ में कुवैत का एक हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारा ऑयल का रिजर्व देखा गया। काश हमें भी मिलता, पर इनको मिल गया, कोई बात नहीं, पहले भी ढेर सारा था, कुछ और मिल गया। अब बात आती है हमास की। हमास ने कहा है कि जो उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के आरोप लगे हैं उसका पूरा पूरा विरोध करते हैं, उन्होंने कोई वॉर क्राइम नहीं किया। तो पहली बात, हमास है कौन जी? तो हमास असल में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रोल है अभी गाज़ा के ऊपर। इनके ऊपर आरोप क्या लगा कि गाज़ा से जो अटैक हुआ था इज़राइल के ऊपर, जहाँ कई सारे इजरायली सिटीजन्स को इन्होंने कैप्चर करके टनल्स के थ्रू ये दोबारा लेके आ गए थे गाज़ा में, और वहाँ उन्हें अभी तक बंदी बना के रखा है। उसके बाद इजराइल ने बहुत भयंकर जवाबी कार्रवाई करी थी गाज़ा के खिलाफ, और गाज़ा उसमें लगभग ध्वस्त हो रखा है। तो ये वो ग्रुप है जिसके ऊपर ऑपरेट करता है हमास। और हमास का कहना है भाई हमने कोई ऐसा अटैक नहीं किया, हमने कहा कि ये सब झूठ है, मक्कारी है, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो पहली बात, कहाँ लोकेटेड है ये सब? इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए इजराइल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ आपको गाज़ा दिखेगा, कहाँ आपको हमास दिखेगा? ज़रा एक वर्ल्ड मैप में देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया तो रहे। मान लो ये वो जगह है, सॉरी लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ मान लो अगर इजराइल है तो कोने के पोर्शन में गाज़ा है, मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है, और दूसरी तरफ इज योर वेस्ट बैंक जहाँ पर फाता का कंट्रोल है। तो गाज़ा कंट्रोल करता है कौन? हमास। हमास को इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ईरान से मिलता है, इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इस रीजन में वो। तो खैर ये आपको आई होप हमने पहले बहुत बार हमास के बारे में, हजबुल्ला के बारे में, हाउतीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा है, तो आपको पता होगा। फैलाका आइलैंड कहाँ है ये भी आपको पता लग गया। फैलाका आइलैंड इज इन पर्शियन गल्फ। किसका है? तो कुवैत का है। इसकी रेलेवेंस क्या है वो हमने जान लिया। हमने हमास के बारे में भी जाना, और हमास सॉरी मैप तो है ही हमारे पास। ये रहा गाज़ा, तो यहाँ कब्ज़ा है किसका? तो हमास का। यहाँ ऊपर है लेबनान, यहाँ पर बैठा हुआ है हिजबुल्ला, और यहाँ बिल्कुल यहाँ यमन में बैठा हुआ है हाउती रिबल्स का ग्रुप। तो तीन नाम याद रखिए, हाउती, हमास और हिजबुल्ला, तीनों एच से है। और ये गाज़ा सिटी है, यहीं पर आपका खान यूनिस है, एरेज क्रॉसिंग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो इस रीजन में कौन कंट्रोल करता है? तो हमास। क्या वेस्ट बैंक जो यहाँ का रीजन है, क्या इसकी बाउंड्री लगती है मेडिटेरेनियन सी से? तो नहीं लगती है, गाज़ा की लगती है। तो ये हमने समझा इसके बारे में, ठीक है। अब बात आई है एवरी कोस्ट के बारे में। एवरी कोस्ट अफ्रीका की 10वीं कंट्री बन गई जिसने UN वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। असल में ये जो कन्वेंशन है 1992 में लागू हुआ था, 1996 से अप्लाई भी हो चुका है। इसमें ट्रांस बाउंड्री वाटर का यूजेस कैसे करना है, उसको किस तरह सस्टेनेबली मैनेज करना है, इसके बारे में भी बात की जाती है कि जो कंट्रीज़ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन करेगी उसके अंदर जो एग्रीमेंट्स होंगे, जॉइंट बॉडीज़ बनेगी, उसके ऊपर काम करता है, और किस तरह से जो कोशिश हो सकती है इस्टेब्लिशमेंट करने की सिस्टम की या पार्टनरशिप की, उसके ऊपर फोकस करता है। ये ऐसा नहीं कहता कि दो देशों के बीच में अगर ट्रांस बाउंड्री कोई पार्टनरशिप हो रही है, ट्रांस बाउंड्री पार्टनरशिप ओवर वाटर्स मतलब कोई रिवर बहती है बीच में, उसके ऊपर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसकी बात वो कर रहे हैं। यहाँ इनका कहना ये है कि हम इसको रिप्लेस नहीं कर रहे कि भाई कोई दो देश हैं वो कुछ एग्रीमेंट करें तो हमारे कन्वेंशन के थ्रू, वो नहीं। ये असल में एनकरेज करता है कि कैसे आप और बेहतर डेवलप कर पाओ, कैसे और कोलेबरेट कर पाओ, उसके ऊपर फोकस है। तो वाटर कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट टूल है टू प्रमोट एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 and 5, जहाँ पर सारी की सारी 6 और 5 को पाने की कोशिश है, जहाँ से आप पानी के की उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी, उसको इंश्योर करते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और ग्रुप जो नाम में आया वो था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, जो 1947 में बना था। इसका भी काम यही कि अपने देशों के आसपास इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बढ़ावा देना, इंटीग्रेशन का बढ़ावा देना। इसका कोई लेना देना UN वाटर कन्वेंशन से नहीं है। UN वाटर कन्वेंशन को किसने ज्वाइन किया? अफ्रीका में आइवरी कोस्ट ने, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया में एक जगह की और एक कुछ नदियों की, तीजू और जुंग की रिवर। तीजू और जुंग की रिवर असल में नागालैंड में है, और इन रिवर्स को यूज़ किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पर इनलैंड वाटरवे डेवलप करने की बात की जा रही है, तो ये डेवलपमेंट होगा हाल ही में। इसको नेशनल वाटरवे 101 डिक्लेयर किया जा रहा है। तो अगर आपसे मैं पूछूं तीजू और जुंगी कहाँ पर है, तो आपके पास उसका जवाब तैयार होना चाहिए, ठीक है। तीजू जुंगी को जो आप देखें लोकेशन, तो नागालैंड में बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन इससे आप नागालैंड में, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस रीजन में यहाँ जुंगी, और ये रहा तीजू। असल में तीजू इसकी ट्रिब्यूटरी है, पर ये दो रिवर्स के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वाटरवे बनाएं जिससे यहाँ और डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन की, मूवमेंट की। तो
नेशनल वाटरवे 101 विल बी इन नागालैंड। तो ऐसे कई और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप इस हमारे चैनल से जाकर इसका कंटेंट और वीडियो जैसे और पा सकते हैं। PWOnlyIAS ऑफिशियल चैनल का नाम है। लेकिन उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं और ये आपसे मैं पूछता हूँ कि जो हमने पढ़ा क्या अब आपको याद है या नहीं। तो माचू पिरू की जब मैं बात करूँ कहाँ पर है वो, तो आपको याद रखना है कि भाई माचू पिचू से जुड़ा हुआ कुछ मामला है। कहाँ पर है ये लोग बैठे हुए, ये बताइए। तो ये बैठे हैं पेरू में। पेरू कहाँ पर है, पेरू की लोकेशन क्या है, तो पेरू यहाँ पर कहीं है। यहाँ पर माचू पिचू जगह भी है और माचू पिरू ट्राइब भी है। गाज़ा हमास कहाँ है वो आपको पता ही है। मैं आपसे पूछूं मैकेंजी रिवर कहाँ बहती है, ब्यूफोर्ट सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर सिचुएटेड है। ग्रेट स्लेव जो लेक है वो कहाँ पर है, तो वो कनाडा में सिचुएटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री है, बोलिविया कहाँ पर है, कोलंबिया कहाँ पर है, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब कहाँ है ये आपको पता होगा। चिले कहाँ पर है ये आपको पता होगा। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि अफ्रीका की एवरी कोस्ट ने किसको ज्वाइन किया, UN वाटर कमीशन को ज्वाइन कर रखा है। भारत इस रीजन में यहाँ पर कौन कौन से, कहाँ पर एलेगेला है, यहाँ सेशल्स अगर है तो यहाँ कौन सा आइलैंड है, कोमोरोस, यहाँ पर है एजम्पशन आइलैंड। इधर जाकर मॉरिशस का कौन सा आइलैंड है जहाँ भारत ने एयर स्ट्रिप बनाई है, जहाँ इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अगलेगा, विच इज़ पार्ट ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस, कोमोरोस, एजम्पशन, सेशल्स आइलैंड, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी कंट्री है, मेडागास्कर। यहाँ पर आपकी कौन सी कंट्री होगी, मोज़ेम्बिक। यहाँ पर भारत को प्रेजेंस मिलती है। आसपास कौन से पोर्ट भारत और डेवलप कर रहा है, खाओ पियो पोर्ट कहाँ पर है। इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उसको अब आप लोकेट कर सकते हैं मैप में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। और मेरा सवाल, माचू पिचू आइलैंड कहाँ पर है, माचू पिचू माउंटेन्स कहाँ पर है, बहुत एक रमणीय यानी घूमने योग्य जगह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।